Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, क्या चलेगा आज? काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यह है अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है proposed by Clausius and J.C. Maxwell। क्या कहा इन्होंने? इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो गैस होती है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिन्हें हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। ये अणु एक जैसे होते हैं, ऐसे नहीं डिफरेंट हो, सभी गुणों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब ये अणु बहुत कम स्थान घेरते हैं, नेग्लिजिबल स्थान घेरते हैं गैस के आयतन के अपेक्षा में। जैसे अगर जल है, वाटर, इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है जल का, इसको अगर गैसीय अवस्था में चेंज करें हम, गैसियस स्टेट में, तो इसकी जो भाप बनेगी 1 सेंटीमीटर क्यूब जल की, वो बनेगी 1761 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि ये भाप का आयतन है और ये जल का आयतन है। तो जल में जो भी अणु है, देख रहे हैं कितने कम जगह में है, यानी 1760 सेंटीमीटर क्यूब जो स्थान है गैसीय अवस्था में, इतने दूर दूर फैल गए कि वो खाली है, ठीक है, इतना खाली है। इसका मतलब गैस के आयतन, गैस का जो आयतन होता है उसमें अणु का आयतन नेग्लिजिबल माना गया है। तो इसी मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। जो पोस्टुलेट्स हैं इसके, उनको हम देखेंगे। Assumptions of kinetic theory of gases। क्या क्या assumptions माने उन्होंने? फर्स्ट में सभी जो मॉलिक्यूल हैं एक गैस के, ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेम, ठीक है, सभी एक जैसे हैं, ठीक है। और कैसे हैं ये? साइज में स्फेरिकल हैं, सभी स्फेरिकल हैं और रिजिड हैं, यानी दृढ़ हैं। दूसरा, ये जो यही जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, इनमें ये माना गया कि ये गोलाकार हैं ऐसे, और कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता इनके बीच में, ठीक है। तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स। कोई भी, जबकि हमने ये पढ़ा है कि दो अणुओं के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल होता है आकर्षण का। ये कहती है थ्योरी कि इनमें न तो आकर्षण का बल मायने रखता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही रिपल्सन का यानी कि प्रतिकर्षण का। ठीक है, तो नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और अमंग द मॉलिक्यूल्स। थर्ड, इनमें कोई भी ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन है, नहीं लगता है, क्योंकि अणु इतने हल्के हैं और इनकी वेग इतना अधिक है कि इनमें गुरुत्वाकर्षण भी नेग्लिजिबल है, नगण्य है। नंबर 4, इनकी जो टक्कर होती है, जो कॉलिशंस हैं, कॉलिशंस आर परफेक्टली इलास्टिक। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है इनके बीच में। अब पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? जब ये दोनों टकराएंगे तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है। नंबर 5, इनका जो ड्यूरेशन है टकराने का, जो टकराने का जो टाइम है वो कितना है? 0 है। यानी कि किसके मुकाबले में? दो क्रमागत टक्करों के बीच की अपेक्षा इनके टकराने में जो लगा समय है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है। टाइम टेकन in collision is negligible. ठीक है। Then time taken in two successive collisions, दो क्रमांक टक्कर, जैसे अब ये टकराए और पुनः जब फिर टकराएंगे तो उनके बीच में जो गैप होगा, जो टाइम ड्यूरेशन होगा, उसकी अपेक्षा में इसके टकराने में जो टाइम लगेगा वो नेग्लिजिबल होगा, नगण्य होगा। ठीक है। कोई भी नो ग्रेविटेशन है, नो अट्रैक्शन है, परफेक्टली इलास्टिक है और टाइम बिल्कुल नहीं लगता। और इनकी गति क्या है? रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन। और उसके बाद भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वॉल्यूम में अणुओं का। पूरे में लगातार इनका जो अणुओं का वितरण है वो एक समान रहता है। ठीक है। ये कहीं भी इधर उधर ऐसे बिल्कुल रैंडमली मूव करते, अनियमित गति करते हैं ये। ठीक है। इस तरह से अनियमित गति करते हैं। तो ये इसके एजम्पशंस थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। अब इसको लेकर के हम प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी चीज मानी है ये। अब जो भी है वो इतना तो लेके चलना पड़ेगा, इसमें इफ एंड बट का कोई जगह नहीं है कि सब स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं मान के चले हैं। अब तुम ये नहीं कह सकते कि साहब उसका अणु तो लंबा है, उसका तो गोल नहीं है, टकराने में कुछ तो टाइम लगेगा। अरे इतना कम टाइम लगेगा कि दो क्रमागत टक्कर जब होंगी उनमें जो टाइम लगेगा उसके मुकाबले में बहुत कम लगेगा। अब देखिए प्रेशर, प्रेशर ऑफ
आइडियल गैस। आइडियल गैस जानते हो कैसी होती है? जानोगे तो जब होगी, जब है ही नहीं तो क्या है। देखिए, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब तक प्रेशर के बारे में बहुत पढ़ा है हमने, ठीक है। पीवीटी सब थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? क्या होता है प्रेशर? अणुगति सिद्धांत इसको समझाएगा कि प्रेशर कहां से आया, एग्जिस्टेंस क्या है प्रेशर का। तो प्रेशर का हम थ्योरेटिकल बता दें कि जब किसी बर्तन में या सिलेंडर में जब गैस भरी होती है तो उसमें अणु होंगे। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अणु होंगे, तो अणु अनियमित गति करेंगे, अनियमित रूप से बर्तन की दीवार पर बार बार टकराएंगे। बार बार टकराने से क्या होगा, वो संवेग स्थानांतरित करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे दीवार को, और उस मोमेंटम में जब टकरा के इधर वापस लौटेगा तो संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग में जहां परिवर्तन होता है तो टाइम तो लगेगा ही। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। और फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दीवार पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे, हर समय फोर्स अप्लाई रहता है, तो प्रेशर क्या है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो प्रेशर है। P = F/A, तो वो है प्रेशर। अब हम इसको देखते हैं, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो एक ट्यूब लेते हैं, इधर ले लेते हैं, चलो। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इसमें मॉलिक्यूल है, घनाकार बर्तन है, एक क्यूब टाइप का बर्तन है। तो इसके लिए कुछ मानना पड़ेगा। लेट मास of each molecule of gas is equal to m। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस इज इक्वल टू n। n अणु है इसमें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू v। किसी समय किसी अणु का वेग v है, ठीक है। तो अब इस v का कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं 3D में? तो कंपोनेंट्स इन x, y एंड z डायरेक्शंस। तो वेक्टर v कैसे हो जाएगा? vx प्लस वी वाई प्लस वी जेड, ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट की जगह से स्क्वायर लगा लेते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अच्छा, इनकी जो पॉसिबिलिटी है किसी भी अणु की, वो तीनों डायरेक्शन में बराबर बराबर है, यानी कि एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों डायरेक्शन के लिए फ्री है।
तो क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी यहां लिख लेते हैं, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। ठीक है, हाँ इसको हटा देते हैं। ठीक है, मान तो रखा ही है। अब देखिए कि कोई भी मॉलिक्यूल, इस पर आप विचार कर रहे हैं, इसको लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल इस दीवार से टकराता है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, वी एक्स इसका कंपोनेंट है, इससे टकराता है और इसका द्रव्यमान कितना है, एम, क्योंकि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान हमने एम माना था। तो इससे टकराता है तो इसका संवेग कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे तो कोई नाम दे सकते हो मॉलिक्यूल को, नहीं कोई बात नहीं है, वी एक्स का कितना हो जाएगा, एम वी एक्स। ठीक है, अच्छा संवेग देखिए, जब ये टकराएगा इधर तो वापस होगा इधर, चाल भी वही रहती है टकराने के बाद, क्योंकि बोर्ड प्रत्यास्थ, एनर्जी का लॉस कहीं होता नहीं, चाल भी वही रहती है लेकिन दिशा बदल जाती है। तो डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी, तो संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये है बिफोर कॉलिशन, इनिशियल मोमेंट, इस मोमेंट से, मोमेंटम से टकराता है और टकराने के बाद आफ्टर कॉलिशन संवेग क्या हो जाएगा, यानी फाइनल संवेग, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम और माइनस का वी एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस एम वी एक्स। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एम ये इक्वल टू है माइनस एम वी एक्स और माइनस ये एम वी एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2mvx। ठीक है, अब ये संवेग परिवर्तन इस दीवार पर पड़ेगा, ये अणु इस दीवार को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इसी दीवार पर टकरा रहा है और इसी दीवार से रिएक्शन फोर्स लेकर के वापस आ रहा है। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल कितना हो जाएगा, प्लस 2mvx। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। अब निकालते हैं टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशंस, डेल्टा टी। ये एक बार टकराने के बाद में दोबारा कब टकराएगा, कितने टाइम बाद टकराएगा, वो टाइम। तो यहां टकराया, फिर पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से यहां आएगा, यहां से फिर जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये दो बार तय करनी पड़ेगी इसको। इसका साइड है क्यूब की एल, ये मानिए ये भी एल है, ठीक है। तो टी डिस्टेंस कितनी होगी, 2l अपॉन वी एक्स।
ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम ये है डेल्टा, ये है डेल्टा पी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2mv x अपॉन ये डेल्टा टी 2l और vx ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, mvx स्क्वायर अपॉन l ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, f न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो F इज इक्वल टू mvx स्क्वायर अपॉन l। एक मॉलिक्यूल इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पर। अब कितने मॉलिक्यूल हैं इसको हटा देते हैं, n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, x डायरेक्शन में। तो अप्लाई हो जाएगा m अपॉन l और vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर प्लस अप टू vxn का स्क्वायर। ये मतलब x डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल तो जा नहीं रहा होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे, तो x डायरेक्शन में हमने ये निकाल लिया, ठीक है। हम एक ही डायरेक्शन में निकाल के उसको ले आएंगे, ये हो गया, ठीक है। और F इज इक्वल टू mn अपॉन l और ये हो जाएगा vx1, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल का ये है, दूसरे मॉलिक्यूल का, तीसरे का, चौथे का, nवें का ये, ठीक है। vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस अप टू vxn स्क्वायर, और n की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो यहाँ हम डिवाइड कर देंगे n से, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू mn अपॉन l और ये क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर का बार, बार का मतलब एवरेज, x डायरेक्शन में एवरेज ही हो गया, ये नंबर मॉलिक्यूल से भाग दे दिया तो vx स्क्वायर, ठीक है। और F इज इक्वल टू mn अपॉन l, vx क्या है, vy और vz बराबर है और ये vx स्क्वायर v स्क्वायर vx स्क्वायर vy स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। हम क्या जानते हैं, चूंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ठीक है। इसलिए इसका v स्क्वायर का बार भी इसी के इक्वल होगा, प्लस vy स्क्वायर बार प्लस vz स्क्वायर बार, और v स्क्वायर बार इज इक्वल टू कितना है, ये सब तीनों बराबर हैं, तो x स्क्वायर का बार प्लस vx स्क्वायर का बार प्लस vx स्क्वायर का बार, चूंकि ये चीज है, अगर ये चीज है तो ये भी होगी vx स्क्वायर का बार इज इक्वल टू vy स्क्वायर का बार प्लस इज इक्वल टू vz स्क्वायर का बार, इनका एवरेज भी बराबर होगा, तो इससे रख सकते हैं। तो v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर बार और vx स्क्वायर बार इज इक्वल टू v बार
स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू mn/l इंटू 1/3 v स्क्वायर बार। अब देखिए, ये फोर्स लग गया एक डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक डायरेक्शन लग गया और y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। तो सबकी पॉसिबिलिटी बराबर है तो ये तो कर ही दिया। ठीक है, ये हो गया F। अब निकालते हैं प्रेशर P। P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो P इज इक्वल टू F कितना है, 1/3 mn/l v स्क्वायर बार अपॉन A का मतलब L स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि P इज इक्वल टू 1/3 mn, ये L स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, पता है L स्क्वायर अपॉन 1 मान लो तो 1/L स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, या करके बताऊँ, चलो ऐसे मान लो। अभी ये यही लिखा है ना v स्क्वायर बार। अब ये अपॉन में है तो इंटू 1/L स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं इसको। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 mn/L क्यूब और v स्क्वायर बार, और P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 mn/v v स्क्वायर बार। ये भी क्या है, वॉल्यूम गैस का, क्योंकि इस पूरे बर्तन का वॉल्यूम ही साइड क्यूब होगा, घनाकार बर्तन है। तो ये P होता है 1/3 mn/v v स्क्वायर बार। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 mn/v क्या है, रो v स्क्वायर बार। देखिए mn क्या है, m एक अणु का द्रव्यमान है, n अणुओं की संख्या है, तो गैस का कुल द्रव्यमान हो गया, और गैस का कुल आयतन ये है। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व, यानी कि रो क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है, मास, एकांक आयतन का द्रव्यमान, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये तो होता है डेंसिटी, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 रो v स्क्वायर बार, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का गुणा भाग कर लिया तो 2/3 E बार। P इज इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला है, ये E क्या है, हाफ रो v स्क्वायर बार। तो ये E क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की औसत गतिज ऊर्जा है ये। तो ये है आइडियल गैस का प्रेशर। ठीक है, आया समझ में? अब Thank you.